इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। जो लोग भी साधारण ब्याज को एकदम शुरू से जानना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो आधारित है कक्षा 10 के दूसरे अध्याय पर, जिसमें हम लोग साधारण ब्याज चैप्टर को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज जानेंगे कि ब्याज कहते किसको है, ब्याज किसको कहते हैं, मूलधन किसको कहते हैं, ऋण किसको कहते हैं, ब्याज दर क्या होता है, समय क्या होता है इसमें। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, फिर इसके फॉर्मूलाज को समझेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सभी छात्र और छात्राओं से निवेदन है कि वे लोग वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज कर करके देखें, उसे नोट करें, जो कुछ भी बताया जाएगा उसे अच्छे से नोट कर कर उसे फेयर में रेडी करें। सबसे पहले आइए जान लेते हैं हम लोग कि ये ब्याज, साधारण ब्याज होता क्या है। जब भी ब्याज बोला जाएगा तो हम लोग उसे साधारण ब्याज ही समझेंगे। ब्याज दो तरह के होते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बहुत सिंपल होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का भी चैप्टर है आप लोगों के क्लास में, लेकिन उसे जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसे समझेंगे। अभी साधारण ब्याज पर चलते हैं। जब भी सवाल में सिर्फ और सिर्फ ब्याज लिखा रहेगा तो हम लोग उसे साधारण ब्याज कहेंगे। जब तक चक्रवृद्धि ब्याज उसमें मेंशन न किया जाए तब तक हम लोग उसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझेंगे। यदि सिर्फ ब्याज बोला जाए तो साधारण ब्याज ही समझेंगे। तो जिस तरह से हम लोग पैसे कर्ज के तौर पे लेते हैं या फिर पैसे किसी को देते हैं, जो भी अमाउंट हो, राशि हो, मूलधन हो, ऋण हो, कर्ज के तौर पे ले या फिर कहीं पर डिपॉजिट करें, जमा करें, तो उस पर कुछ शर्तें होती हैं। जैसे आपने किसी से पैसे लिए हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको बोले या फिर वो बैंक आपको बोले या फिर वो पोस्ट ऑफिस या फिर कोई समिति हो जिससे आप पैसे लिए हैं या फिर कहीं पे जमा कर रहे हैं, तो एक शर्त होती है कि आपको या तो एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ेंगे यदि आप कर्ज पे लिए हैं तो, या फिर अगर उसमें जमा किए हैं पैसे आप, तो आपको उस पर कुछ ब्याज मिलेगा, मतलब उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। साल में या महीने में, समय के अवधि पर या तो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे यदि आपने कर्ज लिया है, या फिर आपने अगर पैसे को जमा किया है तो आपको उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इसको बोलते हैं ब्याज। हम लोग जब बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं या फिर कहीं पर भी कोई पैसा जमा करते हैं ताकि उस पर कुछ बेनिफिट मिले, कुछ एक्स्ट्रा रुपए आए, तो जो पैसा हम लोग जमा करते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। जरूरी नहीं कि जो पैसा जमा करेंगे वही मूलधन कहलाएगा। हो सकता है आप बैंक से कर्ज लिए हो, लोन के तौर पर जैसे हुआ, तो कर्ज लेना, तो जो पैसा आप लिए हैं कर्ज के तौर पर वो मूलधन कहला सकता है। या तो पैसा आपने जमा किया है या फिर आपने पैसा लिया है तो वो मूलधन कहलाएगा। आइए मूलधन को अच्छे से जानते हैं। जितना ऋण मतलब कोई राशि, कोई पैसा, कोई मूल्य, जितना ऋण लिया या दिया जाता है, अगर आपने बैंक से लिया है तो आपने लिया है उस बैंक से पैसे, या फिर आपने जमा किया है तो आपने बैंक को दिया है, तो जो भी राशि या ऋण लिया या दिया जाता है जिस पर बाद में आपको समय के अवधि पर, जितना समय निर्धारित किया गया हो उस समय के दौरान पर आपको पैसे या तो मिलेंगे एक्स्ट्रा पैसे या फिर एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं मूलधन। जिस पैसे पर आपको ब्याज लेना या देना पड़ता है, जिस पैसे को आपने लिया है या दिया है, उसको बोलते हैं मूलधन। जो भी पैसा हम लोग जमा करते हैं उसको बोलते हैं मूलधन, या फिर अगर कर्ज के तौर पर लिए हैं तो उसको भी मूलधन ही कहेंगे। तो जो मेन अमाउंट होता है उसको मूलधन कहेंगे। अब मूलधन पर कुछ समय के बाद हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक साल में आपने 1000 रुपए कहीं पर जमा किया है, तो एक साल में उस 1000 रुपए पर आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ये जो एक्स्ट्रा पैसे 10 रुपए मिल रहे हैं एक साल में बिना किसी मेहनत के, बस आपने पैसे को जमा किया है 1000 रुपए, इसलिए आपको 1000 रुपए पर एक साल में 10 रुपए मिलेंगे। तो ये जो एक साल का समय है वो तो आपका समय हो गया, लेकिन ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको 1000 रुपए पे मिल रहे हैं, तो आपका मूलधन 1000 रुपया था, और ये जो 10 रुपया मिला आपको, ये हो गया आपका ब्याज।
तो अगर आपने बैंक से 1,000 रुपए कर्ज लिया है तो आपको एक साल में 10 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। 1,000 रुपए तो आपने जो कर्ज लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ वो जो एक्स्ट्रा 10 रुपए चार्ज कर रहा है ब्याज एक साल पर, तो वो भी आपको चुकाने होंगे। इसका मतलब आपको कुल रुपया कितना चुकाना है? 1,010 रुपए। तो ये जो 1,000 रुपए आपने कर्ज लिया है या फिर जमा किया है वो हो गया मूलधन, और इस मूलधन पर जो ब्याज आपको मिलेगा या फिर आपको चुकाना पड़ेगा उसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, तो मूलधन वो जो ऋण आपने कर्ज पे लिया है या फिर आपने जमा किया है। आप कहीं पर भी जमा कर सकते हैं, हो सकता है किसी बैंक में या फिर कोई कमिटी हो जो पैसे देती हो कर्ज पे, या फिर पैसे लेती हो जमा और उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती हो, पोस्ट ऑफिस हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो। अब जानते हैं ब्याज किसे कहते हैं। जो भी समय दिया रहता है, निर्धारित समय कि इतने समय में आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, हो सकता है 5 साल का भी समय दिया जा सकता है, LIC वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। 2 साल में भी आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, आपने पैसे जमा किए हैं तो आप या फिर लोन भी अगर लेते हैं अगर कहीं से, तो आपको उस पर भी पैसे चुकाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पैसे। ठीक है, कोई सामान अगर खरीदते हैं तो उस पर जो EMI पे करना पड़ता है, हो सकता है उस पर भी ब्याज देना पड़ जाता है आप लोग को, क्योंकि ज्यादा समय के लगता है पैसे चुकाने में। तो ब्याज किसको कहते हैं? समय जो निर्धारित रहता है, उस निर्धारित समय में जो एक्स्ट्रा पैसे आपको लेने पड़ते हैं या फिर देने पड़ते हैं। या तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे अगर आपने कहीं जमा किया है तो, या फिर अगर आपने पैसे लिए हैं कर्ज पे तो आपको चुकाने पड़ेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपको लेना या देना पड़ रहा है उसको बोलते हैं ब्याज। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं समय, निर्धारित समय पर जो चुकाने पड़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ब्याज कहेंगे। आपको परिभाषा दिख रहा होगा मूलधन और ब्याज का, यहाँ पर आप इसे नोट करें और इसे फेयर में अच्छे तरह से संभाल कर रखें। अब जानेंगे मिश्र धन किसे कहते हैं। ये जो मूलधन और ब्याज, इन दोनों को मिलाकर जो पैसा बनता है, जो अमाउंट बनता है, उसको कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, इंग्लिश में मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे हम लोग P से डिनोट करेंगे, और ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अगर सिर्फ इंटरेस्ट कहा जाए, मतलब सिर्फ ब्याज कहा जाए, तो भी हम लोग इसे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज ही समझेंगे। और इन दोनों पैसों को, मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो पैसा बनता है उसे कहते हैं मिश्र धन। मिश्र मतलब मिश्रण। तो दोनों पैसे को मिक्स कर दिए, दोनों को अमाउंट को मिक्स कर दिए, तो जो मेन अमाउंट बन रहा है अब उसको कहेंगे मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। इसे A से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए। तो हम लोगों ने मूलधन जाना, ब्याज जाना, मिश्र धन को जाना। मूलधन को इंग्लिश में कैपिटल या प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, ऋण, राशि, इस तरह से भी बोला जा सकता है। ब्याज को साधारण ब्याज भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। अब देखिए, ब्याज जो मिलता है हम लोग को 1 साल में या फिर 2 साल में, जो भी समय का अवधि दिया रहेगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि 1 साल में इतना रुपया ब्याज मिलेगा अगर आपने 1,000 रुपए जमा किए हैं। तो कोई भी अमाउंट दिया रहेगा मूलधन, कि इतना मूलधन पर आपको इतना रुपया 1 साल में मिलेगा, तो 5 साल में कितने मिलेंगे, ये सब हम लोगों को इसमें निकालना पड़ेगा। तो 100 रुपए पर जो इंटरेस्ट मिलता है, 100 रुपए पर, प्रत्येक 100 रुपए पर जो इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में, उसको कहते हैं ब्याज का दर। ठीक है, जैसे आपने 1,000 रुपए जमा किए हैं तो बैंक बोल सकती है आपको कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। 1,000 रुपए का 10% कितना होता है? 100 रुपए। इसका मतलब 1 साल कंप्लीट होते ही आपको 1,000 रुपए पर 100 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या? 1,000 रुपए पर 10% 100 रुपया हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपीज। तो 100 रुपए पर 10 रुपए मिल रहे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंग्लिश में रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज दर।
ब्याज का दर सालाना जो 100 रुपए पर होता है उसके हिसाब से हम लोग को निकालना पड़ेगा कि बाकी के अमाउंट पर या प्रिंसिपल्स पे कितना हमें ब्याज मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि 100 रुपए पर जितना रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज दर। यदि 100 रुपए जमा करने पर आपको 5% एक साल में एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं तो 100 रुपए का 5% होता है 5 रुपया। तो एक साल में 100 रुपया आपका हो जाएगा 105 रुपया। तो यदि 100 रुपए पर 5% मतलब 5 रुपया मिल रहा है तो 1000 रुपए जमा करने पर 100 रुपए में यदि 5 रुपए तो 1000 रुपए में कितना, 5% रेट 5% ही है, लेकिन यहाँ पर ब्याज देखिए किस तरह से आपको निकालना पड़ रहा है। हर एक 100 रुपए पर 5 रुपए के हिसाब से देखिए 1000 रुपए में कितने 100 रुपए होते हैं, 10। ठीक है, 10 100 का नोट अगर मिलाइएगा तो आपका 1000 रुपए हो जाएगा। तो हर 100 रुपए पर अगर 5-5 रुपए का ब्याज जोड़ें तो कितना होगा, तो 10 5 रुपए हम लोग को मिलेंगे। 10 100 के नोट पर 1000 रुपए हो रहा है तो 10 100 के नोट पर 5-5 रुपए करके 10 5 रुपए मिलेंगे। तो 10 बार 5 रुपए मिलते हैं तो कितने होते हैं, 50 रुपए। तो उसके हिसाब से यदि हम कहते हैं कि 1000 रुपए पर 5% ब्याज दर है तो हम लोग को 50 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब प्रत्येक 100 रुपए पर 5 रुपए मिल रहे हैं। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंट में रहता है, परसेंट का मतलब ही होता है कि प्रत्येक 100 रुपए पर। तो ये ब्याज दर हमेशा हमको परसेंट में ही मिलेगा और उसी के हिसाब से हम लोगों को बाकी जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे, कर्ज होंगे, ऋण होंगे, उस पर बाकी का ब्याज निकालना पड़ सकता है। और समय जो हो गया, 1 साल का अगर समय दिया हुआ है आपका तो उस हिसाब से 5 साल में, 10 साल में कितने क्या होंगे ये सब निकालना पड़ेगा। सवाल में ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि सभी यूनिट को एक समान रखा जाए। जैसे अगर ब्याज दर 1 साल का दिया जा रहा है तो समय भी साल में ही रहना चाहिए, महीने में नहीं। यदि ब्याज दर महीने में दिया जा रहा है कि 1 महीने का ब्याज दर इतना है तो हम लोग समय को भी महीने में ही रखेंगे। यदि ब्याज रुपए में है तो प्रिंसिपल भी रुपए में होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल मूलधन हमारा रुपए में दिया हुआ है लेकिन ब्याज पैसे में दिया रहेगा। तो हम लोग एक समान यूनिट को, मतलब एक समान इकाई वाले संख्या को, क्रमांक को लेकर चलेंगे। यदि ये पैसे में दिया जाए, ब्याज पैसे में दिया जा रहा है तो उसको भी हम लोग रुपए में बदल देंगे। ठीक है, सवाल कैसे बनाना है और कैसे उसको समझना है, किस तरह से फॉर्मूलाज को रखना है, किन फॉर्मूलाज को याद करना है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, फॉर्मूला सिर्फ एक ही समझने के लिए है और बाकी उसी से सारे फॉर्मूलाज बनते चले जाएंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो पैसा लिया या दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं और उस मूलधन पर जो एक्स्ट्रा पैसे हम लोगों को मिलते हैं या चुकाने पड़ते हैं उसको ब्याज कहते हैं। तो मूलधन और ब्याज को मिलाकर क्या बनते हैं, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर जो पैसा बनता है उसको कहते हैं मिश्र धन। इसका मतलब मिश्र धन में हमारा मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। यदि हम लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में तो वो मूलधन हुआ, फिर 1 साल बाद जो इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट मिलने के बाद वो रुपया कुछ बढ़ गया। जैसे अगर 1000 रुपए जमा किए थे तो कुछ रुपए बढ़ गए, 10% अगर ब्याज मिलता है तो 100 रुपए बढ़ जाएंगे, 1100 रुपए, 1100 रुपए हो गए। तो ये जो 1100 रुपए, 1000 रुपए मैंने जमा किया था, फिर 100 रुपए इंटरेस्ट मिल गया और ये 1100 रुपया हो गया। तो ये 1100 रुपए को क्या कहेंगे, इसे मिश्र धन कहेंगे, क्योंकि इसमें मूलधन भी है और जो एक्स्ट्रा पैसे ब्याज के तौर पे मिले हैं वो भी है। तो मूलधन और ब्याज को मिलाकर मिश्र धन हुआ। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन बनेगा, मतलब मिश्र धन में हमारा मूलधन भी और ब्याज भी। अगर मिश्र धन में से किसी भी एक को निकाल दें तो दूसरा बच जाएगा। यदि मिश्र धन में से मूलधन को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, ब्याज बच जाएगा। या फिर मिश्र धन में से यदि ब्याज को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, मूलधन बच जाएगा। उसी से ये तीनों फॉर्मूलाज बने हैं। देखिए, मिश्र धन का मतलब क्या हुआ, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर जो पैसा बनेगा वो मिश्र धन हुआ।
और मिश्र धन में से यदि मूलधन को निकाल देंगे तो ब्याज, साधारण ब्याज जिसको ब्याज कहते हैं, या फिर मिश्र धन में से यदि ब्याज को निकाल दें तो सिर्फ मूलधन रह जाएगा। तो मिश्र धन में से ब्याज को माइनस करते हैं तो मूलधन निकलता है, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते हैं तो ब्याज निकलता है। और मिश्र धन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे। यदि सवाल में मिश्र धन दिया रहे तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ब्याज निकालने के लिए मूलधन, ब्याज दर और समय का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। इन तीनों को गुना करके बटा में 100 लिखेंगे तो जो निकलेगा इसको कैलकुलेशन करने पे वो होगा हमारा ब्याज। मूलधन गुने ब्याज दर इंटू समय बटा में 100, मतलब मूलधन मतलब P, ब्याज दर मतलब R और समय मतलब T। इसका मतलब P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 बटा में 100, तब निकल जाएगा हमारा I, मतलब इंटरेस्ट, SI, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज बनेंगे, देखिए किस तरह से। इसी से मूलधन का भी फॉर्मूला बन जाएगा, ब्याज दर का भी फॉर्मूला बनेगा और समय का भी फॉर्मूला बनेगा। किस तरह से, देखिए, सिर्फ हम लोग को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। हम लोग जानते हैं ये एक इक्वेशन है जिसमें बराबर का सिंबल दिया हुआ है, इसके नीचे एक छुपा रहता है, हम लोगों को पता है। और जहां पर इक्वेशन होता है तो बराबर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इस तरह से बटा रहने पर इस कोने का गुना इस कोने से होता है और इस कोने का गुना इस कोने से होता है, पता है आप लोगों को। तो यदि हम लोगों को मूलधन चाहिए सिर्फ, तो इसका मतलब मूलधन को एक साइड रहने देंगे और बाकी सबको एक तरफ ले आएंगे। देखिए किस तरह से, 5 नंबर फॉर्मूला। हम लोग क्या करते हैं, 100 को इस तरफ ले जाते हैं तो 100 गुना होगा कोना कोनी इस तरह से, तो I के साथ 100, I का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 100 चला गया इसके साथ गुना में और ये 1 का गुना करेंगे तो कुछ, देखिए इन दोनों को इस साइड ले आते हैं कोना से गुना करके, ब्याज दर को और समय को, तो ब्याज दर गुना समय इस तरफ आ गए और मूलधन को यहीं पर रहने दिया। तो देखिए मूलधन का फॉर्मूला निकल गया, एक तरफ मूलधन आ गया और दूसरे तरफ ये सारे आ गए। तो मूलधन बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई ब्याज दर इंटू समय, ब्याज दर मतलब R और ये समय मतलब T। इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला बना। 5 नंबर फॉर्मूला में हम लोग इसको उतार लेंगे। आप लोग इस तरह से नहीं लिखकर मूलधन को पहले लिखिएगा, मूलधन बराबर ये फॉर्मूला निकला इस तरह से। इस तरह से इस फॉर्मूला को लिखना है, मूलधन बराबर I इंटू 100 डिवाइडेड बाई ब्याज दर इंटू समय मतलब R और T, R इंटू T। इसी तरह से हम लोग ब्याज दर का भी फॉर्मूला निकालेंगे और समय का भी फॉर्मूला निकालेंगे। नोट कर लेते हैं, आइए। जिस तरह से मूलधन को यहाँ पर छोड़कर हम लोगों ने ब्याज दर और समय को इस तरह यहाँ ले आया था गुना करके कोना में और 100 को इस तरफ ले गए थे, उसी तरह से हम लोग ब्याज दर को अगर इस तरफ छोड़ दें और समय और मूलधन को नीचे ले आए इसके और 100 को इसके ऊपर ले जाएं गुना कोना कोनी गुना के हिसाब से, तो ब्याज दर का फॉर्मूला इस तरह से निकलेगा, मूलधन और समय इसके नीचे जिस तरह से यहाँ पर है मूलधन और समय और 100 का गुना कर दिए हम लोग I से, SI मतलब I से गुना करके यहाँ पे लिख दिए। इस तरह से ब्याज दर का फॉर्मूला बना। इसी तरह से समय का भी फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह से समय का भी फॉर्मूला बनता है, T बराबर I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। T मतलब समय, P का मतलब मूलधन और R का मतलब ब्याज दर। तो इन सभी फॉर्मूलाज को आप लोग उतार लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर इसे सेव कर सकते हैं या फिर वीडियो को यहीं पर पॉज करके इसे पूरी तरह से उतार सकते हैं। मगर इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए हम लोग सभी शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इतने बड़े बड़े नाम का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ब्याज के लिए I का इस्तेमाल करेंगे, मूलधन के लिए P और ब्याज दर के लिए R, समय के लिए T। I, P, R और T।
इस तरह से हम लोग पी, आर, आई और टी का इस्तेमाल करेंगे। मूलधन, ब्याज दर, ब्याज और समय। देखिए ब्याज दर पर जो दिया रहेगा ब्याज दर, उसके हिसाब से जो अमाउंट निकालेंगे कि इतना ब्याज दर दिया है, 5% ब्याज दर है तो ब्याज कितना हुआ, तो वो जो अमाउंट निकलेगा वो कहलाएगा ब्याज। मूलधन पर जो ब्याज का परसेंटेज दिया रहेगा उसके हिसाब से उसका परसेंट निकाल देंगे। जैसे 100 रुपए का 5% ब्याज दर है तो 100 रुपया हमारा मूलधन है और 5% अगर ब्याज दर है तो 100 रुपए का 5% होता है 5 रुपया। तो ब्याज कितना हुआ, 5 रुपया हुआ। 5% वो रेट है, 5% हमेशा सेम रहेगा। अगर 1000 रुपए भी जमा कर रहे हैं तो आपका ब्याज दर 5% ही रहा, लेकिन अमाउंट क्या हो गया, वो अमाउंट 1000 रुपए का 5% 50 रुपया हो गया। तो वहां पर ब्याज क्या हो गया, 5 रुपए से हटकर अब 50 रुपया हो गया। तो परसेंट हमेशा सेम रहेगा, अमाउंट अगर चेंज होते रहता है तो, लेकिन जो ब्याज निकलेगा परसेंट के हिसाब से वो अलग हो सकता है। अलग अलग मूलधन का अलग अलग ब्याज निकलेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसी के हिसाब से सभी फॉर्मूला को याद रखेंगे। ये जो मेन फॉर्मूला है इसको हम लोग इस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए I बराबर, इसको हटा लेते हैं, I बराबर P इंटू R इंटू टी, इस तरह से P इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाई 100। ये हुआ शॉर्ट फॉर्मूला। इसी को हम लोगों को याद रखना है और इसी से ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बन रहा है। ठीक है, यही फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं, क्योंकि इतना बार बार लिखना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे। आइए फिर से एक बार फॉर्मूला को देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से। I बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो I इंटू 100 हो गया यहाँ पर, और T इंटू आर को नीचे ले आएंगे इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों I इंटू 100 के नीचे R इंटू टी आ गया और P इस साइड रह गया उसी तरफ। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी। जिस तरह से हम लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में। तो अगर आप P निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर P निकल गया। अगर P को नहीं निकालकर T निकालना चाहते हैं समय, तो समय को यहीं पर रहने दें और P इंटू आर को नीचे ले आए और 100 को I से जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे। तो देखिए T का फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। R निकालना है तो इस तरह से कर सकते हैं, R को इस तरफ रख दिया, I इंटू 100 ऊपर और P इंटू टी नीचे। ठीक है, ये जिस तरह से मैथ बनाया जाता है, इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उसी तरह से ये फॉर्मूला बनते जा रहे हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है और बाकी सब अपने आप बनता चला जाएगा। तो जब जिस तरह की फॉर्मूला की जरूरत होगी, यहाँ पर जो भी एक चीज नहीं दिया रहेगा और बाकी सारे डाटा दिए रहेंगे सवाल में, तो उस चीज को निकालने के लिए जो सवाल में पूछा जा रहा है वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे।